Hello, hello friends. This is Nitin Bakshi welcoming you to the 11th session of Speak English with Confidence. दोस्तों, आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम लोग स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस के जो 11th सेशन है, हमारा 11वां सेशन जो है, उसमें आज हम वर्ड्स यूज्ड इन पेयर्स, इसका मतलब ऐसा है, ऐसी कुछ वर्ड्स है जो पेयर्स में यूज किए जाते हैं। जब भी आप बात करोगे तब क्या होता है कि अगर इनका आप यूज करते हो तो आपका एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, और इसका अगर आपको नॉलेज रहेगा तो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। अब कैसे? एक बात मैं आपको दोस्तों, लेकिन ये हमारा जो 11th सेशन है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है बख्शीज डिवाइन वर्ल्ड। अब ये इस पर आपको इससे पहले के भी मेरे जो सेशंस है वो भी आपको मिल जाएंगे, और बाकी भी जो सेशंस है वो भी आपको सब मिल जाते हैं। इससे आगे आने वाले सेशंस भी अगर आपको उसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप ये बख्शीज डिवाइन वर्ल्ड ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? ओके, अभी आगे चलते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं जिसका मैं चाहूंगा कि आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा। अगर आपको आपकी भाषा जो है उसका इंप्रेशन सब पे पड़े ऐसा लगता है तो आप इस तरह के वर्ड्स जो है उसका आप उपयोग कीजिए। अब किस तरह से उपयोग करना है वो मैं आपको समझाता हूं। जब तक, अब देखिए, धीरे धीरे अगर आपको लगता है कि आप बहुत सिंपल 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 इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा दूसरे लोगों से अगर अलग बात करना है तो आपको इस तरह के वर्ड्स यूज करना पड़ेगा। और इस तरह के वर्ड्स अगर हम हमारी बात करने में अगर आप यूज करते हो तो उससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा इम्पैक्ट उसका पड़ता है कि अरे वाह, इसको तो बहुत अच्छा मालूम है, छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत ढंग से मालूम है, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे जो वर्ड्स है इसका मीनिंग भी समझ लेंगे और इसका उपयोग कैसा करते हैं वो भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है? तो अभी मैं आपको वन बाय वन ये जो वर्ड्स है किस तरह से इसका यूज करना वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है? Let us see few examples to understand the usage of words used in pairs। तो इस तरह से जो वर्ड है वो पेयर में यूज किए जाते हैं। पेयर का मतलब है जोड़ी में, मतलब एक दूसरे के साथ उनका संबंध रहता है बहुत। अब जैसे ही आपको आगे क्या मैं वर्ड बताऊंगा आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा। देखिए, पहला वर्ड जो है वो है हमारा अगेन एंड अगेन। अब अगेन एंड अगेन का मतलब है बार बार। आपको लगेगा ये बहुत आसान है, लेकिन आगे के जब आप वर्ड्स देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये इतना आसान नहीं है। अब अगेन एंड अगेन का मतलब है बार बार। इसका कैसे उपयोग करोगे आप? किसी को भी बोलना है आपको, किसी ने समझो, आप उसको ये कहोगे कि यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कमिट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप अपनी ये जो गलतियां हैं ये बार बार नहीं दोहराएंगे, बार बार नहीं करेंगे, अगेन एंड अगेन, ठीक है? किसी को अगर आपको कहना है तो आप इस तरह से कह सकते हो, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कमिट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट, आगे का देखते हैं। मैंने कहा है आपको, ये जो वर्ड्स है ये इतने भी आसान नहीं है जितने आपको लगते हैं। नाउ एंड अगेन। अब देखिए, नाउ एंड अगेन, अगेन एंड अगेन का मतलब आपको बड़ा आसान लगा कि बार बार। अब नाउ एंड अगेन का मतलब है कभी कभी, बहुत, मतलब रेयरली ऐसा ऐसी बात होती है। मतलब यूं समझ लीजिए कि आपको बोलना है कि ये जो बात है ये बहुत रेयरली होती है, बहुत मतलब कभी कभी होती है ऐसी बात। तो इसका उपयोग आप कैसा करोगे नाउ एंड अगेन का? देखिए, नाउ एंड अगेन अ लेजेंड इज बॉर्न। मतलब बहुत बड़े बड़े लोग जो है उनका जन्म कभी कभी होता है। ऐसा नहीं होता है कि बार बार रोज रोज बड़े बड़े। लीजेंड का मतलब है बड़े लोग। अब जैसे खिलाड़ी लोग हैं, सचिन तेंदुलकर है, राहुल द्रविड़ है, मोहम्मद अली है, पेले है, ये सब जो बड़े खिलाड़ी है वो ऐसा कोई भी वो उठ के खिलाड़ी नहीं बन, उनके जैसा बड़ा खिलाड़ी नहीं बन जाता, वो लेजेंड है। और उनका जन्म जो है वो कभी कभी होता है। तो ये जो कभी कभी है, आप देखिए कैसा यूज होगा यहाँ पर, नाउ एंड अगेन। नाउ एंड अगेन अ लेजेंड इज बॉर्न। बहुत, अब इसका आपको लगेगा कि बार बार नहीं। नाउ एंड अगेन का मतलब है बहुत कम, कभी कभी ऐसे लेजेंड का जन्म होता है। आगे, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब है एक ऐसी व्यक्ति रहती है, एक आध व्यक्ति है कि जो अपने बिजनेस की सर्वे सरवा रहती है।
मतलब वही सब कुछ है, वही अकाउंट्स देखती है, उसी की तरफ मार्केटिंग का काम है, वही कम्युनिकेशन सब देखते हैं, वही एचआर का काम देखते हैं। ऐसे एक ही व्यक्ति के हाथ में जब सब कुछ रहता है उसको कहते हैं ऑल इन ऑल। राजेश हैज बीन ऑल इन ऑल फॉर हिज कंपनी। अपनी कंपनी में राजेश खुद ही ऑल इन ऑल है, सब कुछ काम देखता अकेला राजेश है। राजेश की तरफ आप चले जाओ, आपका कोई भी काम हो जाएगा। इज ऑल इन ऑल, राजेश हैज बीन ऑल इन ऑल फॉर हिज कंपनी। ठीक है, ओके आगे। ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब है सब आमो खास लोग, मतलब सब लोग, जिसमें बड़े भी लोग आ गए, छोटे भी लोग आ गए, जो अमीर लोग आ गए, गरीब लोग आ गए, ऐसे सब लोग, जब सब लोगों के बारे में बात होती है तो उनको कहा जाता है ऑल एंड सन्ड्री। इसका कैसा यूज करेंगे? ऑल एंड सन्ड्री अटेंडेड मैरिज ऑफ माई ब्रदर। मेरे भाई की शादी में सब तरह के लोग आए थे, अमीर थे, गरीब थे, छोटे थे, बड़े थे। इस तरह का जब आपको बात करना है, इस तरह के जिक्र करना है, तो आप क्या कहोगे? ऑल एंड सन्ड्री अटेंडेड मैरिज ऑफ माई ब्रदर। ठीक है, चलो। तो और एक बात ध्यान में रखिए, ये जो वर्ड्स है ये बिल्कुल याद कर लो, याद करके इसका उपयोग करो। और जैसे ही आप इसका उपयोग करना चालू कर दोगे, आपको सब याद रहेगा और आपका इंप्रेशन भी अलग पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट, बैक एंड बेली। अब देखिए, बैक एंड बेली का मतलब है कपड़ा और रोटी। बैक का मतलब है पीठ, पीठ और बेली का मतलब है पेट। तो इसका मतलब है कपड़ा और रोटी। लेकिन ये देखिए, ये जो वर्ड्स रहते हैं इसका मीनिंग जो है वो अलग रहता है। एक्चुअल एक्चुअल मीनिंग अलग है और उसका अपेक्षित जो मीनिंग रहता है वो अलग है। इसका मीनिंग कपड़ा और रोटी, बैक और बेली का मतलब है कपड़ा और रोटी। That period is now gone when the problems of laborers were about back and belly। मतलब अभी वो समय निकल गया है कि भारत में क्या होता था कि हमारे जो मजदूर लोग होते थे वो सिर्फ और सिर्फ कपड़ा और रोटी कपड़े के लिए बस अपने, उनके प्रॉब्लम वही रहते थे, रोटी कपड़े वाले। लेकिन अभी के जो मजदूर हैं वो समय निकल गया है कि अभी इनका कपड़ा रोटी का प्रॉब्लम नहीं रहता है। आजकल के मजदूरों के प्रॉब्लम कुछ अलग रहते हैं, उनको घर चाहिए, उसके बाद में उनके तनख्वाह के बारे में प्रॉब्लम रहते हैं, उनको प्रोविडेंट फंड चाहिए। तो इसलिए उनके जो प्रॉब्लम है ये वो अलग अलग रहते हैं। बैक एंड बेली का मतलब है कपड़ा और रोटी। बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब है सब कुछ लेके, सब कुछ समेट के अपना। अब जैसे आपको कहीं जाना है, बैग एंड बैगेज का मतलब आप पहले देख लीजिए इसका, इसको कैसा यूज करेंगे। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 बैग एंड बैगेज। ब्रिटिश जो लोग थे वो पूरा का पूरा अपना पूरा सामान उठा के 1947 में इन्होंने हिंदुस्तान को बाय बाय कर दिया। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मतलब उसके बाद में कभी ब्रिटिश लोग यहाँ पर नहीं आए। ठीक है, सब कुछ समेट के अपना वो चले गए, बैग एंड बैगेज का मतलब है। बिफोर एंड बिहाइंड, ये देखो, अब इसका मतलब एक्चुअली वैसे मीनिंग अलग रहता है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये वर्ड्स जिसको हम पेयर में यूज किए, जोड़ी, देखो दो वर्ड्स है, दोनों की पेयर जोड़ी में यूज हुआ है ये वर्ड बिफोर एंड बिहाइंड। इसका मतलब है सभी मोर्चों पर। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं आप देखिए। द आर्मी ऑफ आजाद हिंद फोर्स। आजाद हिंद फोर्स ये किसका? सुभाष चंद्र बोस की आर्मी थी। द आर्मी ऑफ आजाद हिंद फोर्स फॉट बिफोर एंड बिहाइंड। मतलब आजाद हिंद फोर्स ने, आजाद हिंद हमारी जो सेना थी उसने क्या किया? फॉट बिफोर, उन्होंने जो भी अंग्रेजों से लड़ाई की वो सभी मोर्चों पर, आगे भी और पीछे भी, सब जगह पर वो लड़ते रहे, सभी मोर्चों पर उन्होंने लड़ाई किया। उसको कहते हैं बिफोर एंड बिहाइंड। ब्रेड एंड बटर, ये थोड़ा आसान है, ये आपको मालूम है। ब्रेड एंड बटर का मतलब रहता है, एक्चुअली ब्रेड का मतलब है ब्रेड और बटर का मतलब है क्या? बटर का मतलब है मक्खन। लेकिन वैसे रोटी कपड़ा मकान ये उसका मीनिंग निकलता है। हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको कहते हैं ब्रेड एंड बटर। फॉर ऑल द पुअर पीपल इन इंडिया, इंडिया में सभी पुअर पीपल के लिए दिस इज अ मैटर ऑफ ब्रेड एंड बटर। मतलब उनके लिए उनका जॉब जो है वो ब्रेड एंड बटर, मतलब कोई भी लोग नौकरी क्यों करता है? ब्रेड एंड बटर के लिए। ब्रेड एंड बटर का मतलब है रोटी कपड़ा मकान।
जिसको कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। बस ये तीन ही गरीब लोगों के लिए हमारे ये तीन ही रिक्वायरमेंट रहती है, और उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेड एंड बटर। फेच एंड कैरी, फेच एंड कैरी, ये देखिए, ये हम क्या देख रहे हैं? ऐसे शब्द जो पेयर में यूज होती है, जिनकी जोड़ी यूज होती है, ऐसे दो शब्द। फेच एंड कैरी का मतलब है आम या साधारण काम। समझो आप कोई बहुत ही आम, दो प्रकार के काम होते हैं, एक बहुत स्पेशल काम होता है और दूसरा रहता है बहुत ही आम काम, ऑर्डिनरी काम जिसको हम बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी काम को क्या बोलते हैं? फेच एंड कैरी। टू वर्क एज अ क्लर्क इन एनी ऑफिस, किसी भी ऑफिस में क्लर्क की पोस्ट पर अगर आप काम करते हो तो इसका मतलब है दैट इज अ फेच एंड कैरी काइंड ऑफ जॉब। फेच एंड कैरी काइंड ऑफ जॉब मतलब वो जो जॉब है वो बहुत साधारण जॉब है। आप अगर कहीं पर ऑफिसर करके काम करते हो तो वो स्पेशल जॉब है, अगर क्लर्क करके काम करते हो तो वो फेच एंड कैरी टाइप जॉब है। फेच एंड कैरी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, गुड्स एंड चैटल। गुड्स एंड चैटल का मतलब है हमारे पास में दो प्रकार की संपत्ति होती है, चल और अचल। अचल संपत्ति में जैसे हमारा घर है, प्लॉट है, ये जो चीजें हैं इनको अचल संपत्ति कहते हैं। और चल संपत्ति का मतलब होता है कार है, फर्नीचर्स है, ये जो संपत्ति है इसको हम चल संपत्ति कहते हैं। तो गुड्स एंड चैटल का मतलब है चल संपत्ति। नितिन bought goods and chattel when he became officer in bank. नितिन ने बैंक में ऑफिसर होने के बाद में गुड्स एंड चैटल मतलब कार खरीदा होगा, फर्नीचर खरीदा होगा, ऐसा नहीं, उन्होंने चल संपत्ति खरीदी। चल संपत्ति का मतलब है ऐसी संपत्ति जो हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं। अचल संपत्ति का मतलब है जो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। जैसे प्लॉट हो गया, आपका घर हो गया, वो उठा के आप कहीं नहीं ले जा सकते। लेकिन कार है, फर्नीचर है और जितने भी टेलीफोन्स है, ये सब जो चीजें हैं ये आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। तो नितिन जैसे ही ऑफिसर बने उन्होंने गुड्स एंड चैटल खरीदा, मतलब चल संपत्ति खरीदी। चोक एंड ब्लॉक, चोक एंड ब्लॉक, चोक एंड ब्लॉक का मतलब है चिपक चिपक के, एक में के नजदीक बैठना। अब एक दूसरे के नजदीक चिपक चिपक के बैठने को कहते हैं, ये देखो ये फिर से पेयर है दो शब्दों का। कौन से दो शब्द है? चॉक एंड ब्लॉक। अब चॉक एंड ब्लॉक, चॉक एंड ब्लॉक का मतलब है, देखिए उसका यूज कैसा करोगे आप? यू डोंट हैव टू सिट चॉक एंड ब्लॉक व्हेन एंटायर क्लासरूम इज वैकेंट। समझो दो स्टूडेंट्स हैं, वो एक दूसरे के एकदम नजदीक बैठे हैं और जबकि पूरा क्लासरूम खाली है, तो उस वक्त टीचर क्या बोलेंगी? अरे मेरे भाई पूरी क्लासरूम खाली है, एक दूसरे से चिपक चिपक के क्यों बैठे हो? दूर दूर बैठो, अलग अलग बैठो, आराम से बैठो। तो यू डोंट हैव टू सिट चॉक एंड ब्लॉक मतलब आपको चॉक एंड ब्लॉक मतलब चिपक चिपक के बैठने की जरूरत नहीं है जब पूरी क्लासरूम खाली है। ठीक है, ओके, आगे, पिक एंड चूज। अब पिक एंड चूज का मतलब है देखभाल के निर्णय लो, सोचो, सोचने के बाद में निर्णय लेना। देखभाल के सब तरफ से देख लो, कैसे कोई भी चीज आप खरीद परचेस करते हो तो उस वक्त क्या करते हो? ऐसे ही ले लेते हो क्या? नहीं, पिक एंड चूज। अब पिक एंड चूज का कैसा यूज करोगे आप? यू मस्ट पिक एंड चूज योर करियर बिफोर इट इज टू लेट। मतलब समझो कोई किसी व्यक्ति की उम्र 22, 23, 24 हो गई है और वो अभी भी उसके दिल में डर है कि मैं क्या करूं, बैंक में जाऊं या LIC में जाऊं या शेफ बनूं या कहीं शिक्षक बनूं। इस तरह के अगर करियर के बारे में प्रॉब्लम है तो उसको वो लेट हो जाएगा अभी भी सोचते हुए। इसलिए उसको कहना पड़ता है कि यू मस्ट पिक एंड चूज योर करियर बिफोर इट इज टू लेट। बहुत ज्यादा लेट होने से पहले तुम सोच समझ के अपना करियर कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सोचो तुम, और उसके बाद में देखभाल के निर्णय लेना। ठीक है, यू मस्ट पिक एंड चूज योर करियर, इसका मतलब है देखभाल के अपना जो करियर है वो आप डिसाइड करो। नेक्स्ट, एवरी नाउ एंड देन। एवरी नाउ एंड देन का मतलब ये अगेन एंड अगेन का जैसा हो गया, ये बार बार। कैसे यूज करोगे? रमेश कम्स टू विजिट माई प्लेस एवरी नाउ एंड देन। रमेश मेरे घर पे, मेरा जो घर है वहां पर बार बार आता है। अब बार बार आने को क्या कहते हैं? एवरी नाउ एंड देन।
ये हम जो शब्द देख रहे हैं ये पेयर है, जो वर्ड्स जो है वो पेयर्स में यूज करते हैं। अब ये देखो, सी आई टू आई, सी आई टू आई का मतलब है एक दूसरे से सहमति दिखाना। मतलब कोई एक मुद्दा है, कोई मुद्दे पे डिस्कशन चल रहा है। अब डिस्कशन जब चलता है तो या तो एग्री होते हैं हम या फिर डिसएग्री होते हैं। तो एग्री जब होते हैं तो उसको उसके लिए कहा जाता है कि सी आई टू आई, मतलब एक दूसरे से आंख में आंख मिलाना। आंख में आंख मिलाना मतलब एक किसी भी मुद्दे पर जब आप सहमत हो जाते हो, अग्री हो जाते हो, उसको कहते हैं सी आई टू आई। इसका यूज कैसे करेंगे? ही डिड नॉट सी आई टू आई विथ मी ऑन मेनी इश्यूज। ही डिड नॉट सी आई टू आई विथ मी ऑन मेनी इश्यूज, मतलब वो और मेरी बहुत सारे इश्यूज थे हमारे बीच में जिसमें हमारी सहमति नहीं हो रही थी, हम एक दूसरे से एग्री नहीं हो रहे थे। he did not see eye to eye with me. Okay, fine. Next, face to face. फेस टू फेस का मतलब होता है आमने सामने। इट इज एडवाइजेबल टू पास एनी कमेंट फेस टू फेस, मतलब आप किसी के भी बारे में जब भी कोई बात करते हो, कोई कमेंट पास करते हो, तो वो एक दूसरे के सामने ही करना अच्छा है। नहीं तो अदरवाइज उसको हम क्या कहते हैं? बैक बाइटिंग। एक दूसरे के पीठ के पीछे जब बात की जाती है तो वो बैक बाइटिंग है और वो बहुत अच्छी बात नहीं है। दैट इज नॉट अ गुड मैनर्स। इसलिए फेस टू फेस, आमने सामने ही बात करना बहुत अच्छी बात है। इट इज एडवाइजेबल ऑलवेज। फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब है एकदम सही, जिसको हम बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर। लेट ऑल अवर थॉट्स एंड एक्शंस बी फेयर एंड स्क्वायर। ये कहा जा रहा है कि हमारे जो विचार है और हमारी जो कृति है उसके बारे में वो सब सही होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। नहीं तो अगर हम किसी का नुकसान करने जा रहे हैं, किसी के यहाँ चोरी करने जा रहे हैं, तो वो गलत है। ठीक है, लेट ऑल अवर थॉट्स एंड एक्शंस बी फेयर एंड स्क्वायर। हमारे विचार जो है, हमारी कृति जो है, वो एकदम सही रहना जरूरी है। फेयर एंड स्क्वायर इसका मतलब है एकदम सही। आप इसका कैसे यूज करना है वो बिल्कुल आप सोचिए और उसके बाद में उसका यस। किसी को आपने समझो, आपने आपसे किसी ने पूछा कि मैंने ये जो काम किया ये कैसा किया है, तो आप क्या कह सकते हो? एकदम सही किया है। ये अगर आपको बोलना है तो आप क्या कहोगे? यस, इट इज फेयर एंड स्क्वायर, ये एकदम सही है। आगे, अब ये कैसा अलग है देखिए। फी फॉर फम। फी फॉर फम, ये जो किसके लिए, इसका मीनिंग क्या है? छोटे बच्चों को घबराने के लिए हम आवाज निकालते हैं, हुर्र, तो हर भागो जल्दी, नहीं तो भूत आ जाएगा। या फिर इसके लिए हम कैसी भी आवाज निकालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फी फॉर फम। फी फॉर फम, छोटे बच्चों को घबराने की आवाज। इसका यूज कैसे करोगे? इंडियन सोल्जर्स विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ फी फॉर फम ऑफ चाइनीज सोल्जर्स। चाइनीज सोल्जर ये जो बचकानी हरकतें कर रहे हैं छोटे बच्चों की तरह बॉर्डर पे, इंडियन सोल्जर्स उससे घबराने वाले नहीं है। इंडियन सोल्जर्स विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ फी फॉर फॉर्म ऑफ चाइनीज सोल्जर। वो जो बचकानी हरकतें कर रहे हैं उससे हम लोग घबराने वाले हैं। फ्लक्स एंड रिफ्लक्स। फ्लक्स एंड रिफ्लक्स का मतलब है बखेड़ा, झगड़ा। देयर इज अ ग्रेट फ्लक्स एंड रिफ्लक्स ऑन इंडो चाइनीज बॉर्डर। इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे क्या चल रहा है? देयर इज अ ग्रेट फ्लक्स एंड रिफ्लक्स। फ्लक्स एंड रिफ्लक्स का मतलब है बखेड़ा, बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। बराबर है, राइट। गिव एंड टेक, लेन देन। लेन देन का मतलब है एक दूसरे से लेना देना। देयर इज ऑलवेज गिव एंड टेक इन लाइफ। लाइफ में हमारा जो लाइफ है उसमें बहुत सारी बातें हमको लेना पड़ता है, कुछ बातें छोड़ना पड़ता है, जिसको कहते हैं गिव एंड टेक। कभी कुछ देना पड़ता है, कभी कुछ लेना पड़ता है, तो ही लाइफ आगे जाती है हमारी। दैट इज कॉल्ड गिव एंड टेक। गुड़ी गुड़ी। गुड़ी गुड़ी का मतलब मैक्सिमम लोगों को मालूम रहता है, ऊपर ऊपर से अच्छा, मतलब सबसे सिर्फ अच्छा अच्छा बोलना, और अंदर से दूसरे विचार भी रहे, समझो किसी के बारे में हम अच्छा सोच नहीं रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? हमको बताना चाहिए कि हम आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, लेकिन क्या वो मैनर्स अच्छे नहीं दिखते, इसलिए हम क्या करते हैं? ऊपर ऊपर से बोला। जैसे किसी के बच्चे के बारे में पूछा कि इनका बच्चा कैसा है। अब जैसे आपको मालूम है कि उनका बच्चा अच्छा नहीं है, फिर भी
अच्छा नहीं दिखता ये बोलना कि बच्चा अच्छा नहीं, तो आप क्या कहोगे, नहीं वो बहुत अच्छा बच्चा है। अब ये जो आप बोल रहे हो ना, आपको मालूम है कि वो अच्छा नहीं है, तब भी जो बोल रहे हैं अच्छा है, इसको कहते हैं गुड़ी गुड़ी। ठीक है, ऊपर ऊपर से अच्छा। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुड़ी गुड़ी पीपल, ये दुनिया जो है ये ऐसे गुड़ी गुड़ी पीपल से ही भरी हुई है। क्योंकि जिनको सत्य बोलना अच्छा नहीं लगता, वो क्या कहते हैं, ऊपर ऊपर से अच्छा अच्छा सबके लिए कहते हैं, लेकिन सच सच कुछ भी अलग हो सकता है। इसलिए गुड़ी गुड़ी बनने में बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड का मतलब है हाथ में हाथ मिलाते हुए, मतलब एक साथ, एक साथ। द मैच वॉज वन बाय इंडिया विद सचिन एंड राहुल मार्चिंग टुवर्ड्स विक्ट्री हैंड इन हैंड। वो मैच भारत ने जीत लिया है, सचिन और राहुल दोनों ने मैच को, भारत दोनों ने एक साथ हाथ में हाथ मिलाते हुए ये मैच भारत को जिताने में मदद किया है। तो उसको क्या कहते हैं, हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ मिलाते हुए, मतलब एक साथ सचिन और राहुल ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप किया और इस वजह से भारत ये मैच जीत गया। उसको कहते हैं हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ मिला। हैव्स एंड हैव नॉट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स का मतलब है अमीर गरीब। देयर हैज ऑलवेज बीन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, अमीर और गरीबों के बीच में हरदम झगड़ा चलता ही रहता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है झगड़ा, सदियों से ये झगड़ा चलता आ रहा है अमीरों और गरीबों के बीच। हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है। हैव्स का मतलब है अमीर और हैव नॉट्स का मतलब है गरीब। आगे, हौच पौच, हौच पौच का मतलब है तितर बितर कर देना, मतलब पूरा, जैसे घर में कोई रूम जो है वो पूरी अस्त व्यस्त करके रख दिया है, पूरी गंदगी सब तरफ फैल दी गई है, उसको कहते हैं हौच पौच। He made hodgepodge of his bedroom with all clothes lying on the floor. अपनी रूम को उसने पूरी तरह से तितर बितर कर दिया है और सब के सब कपड़े जो है वो जमीन पर गिर गए हैं। He made hodgepodge, hodgepodge का मतलब तितर बितर कर देना, अपनी रूम पूरी खराब कर दिया है। नेक्स्ट, हम्टी डम्टी, हम्टी डम्टी मतलब ऊंची जगह पर रखी हुई एकदम साधारण चीज की जिसको कोई महत्व नहीं है। विथ मोबाइल्स प्रोवाइडिंग ऑल फैसिलिटी, अब मोबाइल के द्वारा सब फैसिलिटीज जब मिल रही है, वीडियो कैमराज हैव बिकम हम्टी डम्टी दिस डेज। अब मोबाइल से क्या हो गया है कि आपको सब तरह के वीडियोस लेते आते हैं, फोटोज लेते आते हैं, तो वीडियो कैमरा का क्या हो गया, उसका कोई महत्व नहीं रह गया है, वो बस एक बहुत आम साधारण चीज बन के रह गई है। तो उसको अभी विथ मोबाइल्स प्रोवाइडिंग ऑल फैसिलिटीज, मोबाइल से पूरी फैसिलिटीज मिल रही है, इसलिए वीडियो कैमरा हैव बिकम हम्टी डम्टी दिस डेज। तो वीडियो कैमरा अपने घर में जितने भी है, हम सब के लिए वो बस ऊंची जगह पर रखने की चीज हो गई है कि जिसका हमको कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं हम्टी डम्टी। ये हम क्या देख रहे हैं, ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द कि जिनका उपयोग जोड़ी में होता है। हम्टी डम्टी, देखो ये दो वर्ड्स है, इनका जोड़ी में उपयोग हो गया और इसका मतलब है हम ऊंची जगह पर कौन सी चीजें रख देते हैं जिनकी हमको जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अभी मोबाइल की वजह से वीडियो कैमरे की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट, इन्स एंड आउट्स, अंदर बाहर से। इन्स एंड आउट्स का मतलब है अंदर बाहर से। रमेश नोज इन्स एंड आउट्स ऑफ हिज विकेड फ्रेंड आशीष। रमेश को अपना जो दुष्ट मित्र है आशीष, उसका सब अंदर बाहर से मालूम है। रमेश मतलब आशीष को पूरा अंदर बाहर से जानता है। इन्स एंड आउट्स का मतलब है अंदर बाहर से। लॉ एंड ऑर्डर, कायदा और सुव्यवस्था। देयर कैनॉट बी एनी डेमोक्रेसी विदाउट लॉ एंड ऑर्डर। अगर आपको, यहाँ पर क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में क्या चलता है, लोकतंत्र चल रहा है, जिसको हम लोकशाही कहते हैं, लोकतंत्र। अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर रहना जरूरी है। कायदा और सुव्यवस्था की बराबर अरेंजमेंट किसी भी देश में अगर है, उसी देश में डेमोक्रेसी चल सकती है। तो देयर कैन नॉट बी एनी डेमोक्रेसी विदाउट लॉ एंड ऑर्डर। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब है बीच बीच में। अब बीच बीच में कैसा करेंगे आप, विनोद कम्स टू माई ऑफिस ऑफ एंड ऑन। विनोद मेरे ऑफिस में बीच बीच में आते रहता है।
बार बार नहीं, बार बार का मतलब है एवरी नाउ एंड देन। एवरी नाउ एंड देन का मतलब है बार बार, एंड ऑफ एंड ऑन का मतलब है बीच बीच में, बीच बीच में आते रहता है। विनोद कम्स टू माय ऑफिस ऑफ एंड ऑन। रेन और शाइन, अब देखिए ये बड़ा सुंदर है। रेन और शाइन का मतलब है कुछ भी हो गया तो भी, कुछ भी हो गया तो मैं ये काम करने वाला हूं, कितने भी प्रॉब्लम आए मैं ये काम करने वाला हूं। उसका कैसा यूज करोगे? रेन और शाइन, वी मस्ट अटेंड टू आवर ड्यूटीज। हमें अपनी ड्यूटी पर जाना ही है, हमारे ऑफिस में जाना ही पड़ेगा। रेन और शाइन इसका मतलब है कुछ भी, कितने भी प्रॉब्लम आए हम लोग हमारा काम जरूर करेंगे। रियली एंड ट्रूली, रियली एंड ट्रूली का मतलब है एकदम पक्के तौर पे, मैं ये एकदम पक्के तौर पे कहता हूं कि मैं वहां आने वाला हूं। रियली एंड ट्रूली आई विल डू द जॉब। रियली एंड ट्रूली एकदम पक्के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि मैं ये काम करने वाला हूं। डू नॉट वरी। टिटल टैटल, टिटल टैटल का मतलब है फालतू बातें, जिसको हम ये कहेंगे कि जिसको कोई मीनिंग नहीं है, ऐसी बातें करते हुए हम लोग बैठ जाते हैं गॉसिपिंग को, उसको कहते हैं टिटल टैटल। अब ये मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये है वर्ड्स यूज्ड इन पेयर। हम शब्दों को जोड़ी की तरह कैसे यूज करते हैं वो आज हम देख रहे हैं। अगर इसका आपको यूज करते आए ना दोस्तों, तो इससे इतना मजा आएगा आपको और आपका इतना सुंदर इंप्रेशन पड़ेगा। इसलिए ये जो ऐसा करो ना, यहाँ पर मैंने कम से कम 30 शब्द बताए, ये 30 शब्द में से आप 10 शब्द बराबर ध्यान में रखिए और उसका उपयोग कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। टिटल टाइटल का मतलब है फालतू। नॉर्मली वी वेस्ट अवर टाइम इन टिटल टाइटल, मतलब हम हमारा बहुत सारा समय जो है वो बर्बाद करते हैं किसमें? फालतू बातों में। कितने सुंदर सुंदर शब्द है ये, पेयर्स जो है वो बड़े सुंदर हैं। अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स मतलब अच्छे और बुरे दिन, जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन। द ग्रेट मैन राइज थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। जो बहुत बड़े लोग बन जाते हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, ये सब जो लोग हैं, विदा सावरकर, ये जो लोग हैं, ये इन्होंने अपने जिंदगी में बड़े तभी बने हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे बुरे दिन देखे हैं, और अच्छे बुरे दिनों पे उन्होंने मात किया है, उनको अच्छे बुरे दिनों को हरा कर ये बड़े बड़े लोग बने हैं। तो अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स का मतलब है अच्छे और बुरे दिन। नेक्स्ट, अब एक काम करते हैं, ये लगभग 30 सेंटेंसेस हो गए, मैंने आपको पहले ही बताया, बस 10 सेंटेंसेस आप याद में रखिए। 10 जो वर्ड्स है, वर्ड्स की पेयर जो है वो आप ध्यान में रखिए और उसका उपयोग कीजिए। कितना अच्छा लगता है, मतलब बहुत सुंदर लगेगा। मतलब सामने वाला भी सोचेगा अरे वाह क्या बहुत अच्छे शब्द यूज कर रहा है बात करने में। लेकिन इसके लिए बराबर पहले याद कर लीजिए, ये वीडियो को चाहे तो आप एक बार दो बार देखिए, जो आपके पसंद के वर्ड्स है वो एक जगह लिख लीजिए, उसको बराबर याद कीजिए और उसके बाद में उसको यूज कीजिए। ठीक है दोस्तों, जो आज का जो सेशंस है ये आज हम यहाँ पर खत्म करने जा रहे हैं। आज हमने सीखा है पेयर्स ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों की जोड़ियों किस तरह से यूज करते हैं वो हमने आज देखा है। दोस्तों अपना जो चैनल है वो बख्शीश डिवाइन वर्ल्ड है, वो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। यह आज का हमारा 11 सेशन था, 12वां सेशन भी मैं अभी जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं, उसका भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आज का जो सेशंस है वो हम लोगों को यहीं खत्म करना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से आप बख्शीश डिवाइन वर्ड की जो सेशंस है वो आप देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।